नमस्कार दोस्तों। कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान पाठ 3 भारत की विरासत शिल्प और स्थापत्य के भाग 2 में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए दोस्तों हम आगे देखते हैं। आज हम यहाँ पर एक प्राचीन नगर के रूप में धोलावीरा का परिचय प्राप्त करेंगे। तो आइए देखते हैं धोलावीरा के बारे में। धोलावीरा ये गुजरात राज्य में आया हुआ है और ये गुजरात के कच्छ भुज, आपने नाम सुना होगा, उस कच्छ भुज के भुज से 140 किलोमीटर की दूरी पर एक तहसील है जिसका नाम है भचाऊ। उस भचाऊ तहसील में ये धोलावीरा आया हुआ है। बड़े रण के खदीर द्वीप, बड़े रण का मतलब कच्छ का जो बड़ा रेगिस्तान है उसके खदीर नाम के द्वीप के पास में धोलावीरा गांव से 2 किलोमीटर की दूरी पर हड़प्पा का समकालीन विशाल व्यवस्थित प्राचीन नगर मिला है। यानी गुजरात में जितने भी प्राचीन नगर के अवशेष प्राप्त हुए हैं, गुजरात में जितने भी प्राचीन नगर हैं, उन सभी प्राचीन नगरों में से सबसे व्यवस्थित कोई नगर है तो दोस्तों वो है धोलावीरा। गुजरात राज्य का पुरातत्व विभाग ने भी इस टीले का सर्वेक्षण किया था। उसके पश्चात आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इस पर संशोधन कार्य किया। यानी पहले गुजरात का जो पुरातत्व विभाग था उसने पहले इस पर संशोधन किया। उसके बाद में जो पूरे इंडिया लेवल पर काम करने वाली जो संस्था है जिसे हम कहते हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उसने भी इसके बारे में संशोधन करना शुरू किया। ईस्वी सन 1990 में रविंद्र सिंह बिस्त के मार्गदर्शन के नीचे विशेष यहाँ पर उत्खनन कार्य किया गया और काफ़ी कुछ जो इसकी महत्वपूर्ण बातें थी उसका पर्दाफाश किया गया। धोलावीरा के किले, महल तथा नगर की मुख्य दीवारों की जिस सफ़ेद रंग से पुताई की गई थी उसके अवशेष भी मिले। यानी कि यहाँ के ज़माने में जो लोग थे वो अपने घरों पर पुताई करते थे, उसको अच्छा दिखाने के लिए रंग बिरंगे कलरों का भी उपयोग करते रहे होंगे। ऐसा इस सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि आर्कियोलॉजिकल जो सर्वे हुआ था उसमें ये प्रस्तुत किया गया है। नगर की किलेबंदी बहुत ही मजबूत थी क्योंकि वो बाहरी आक्रमणों से अपनी प्रजा की सुरक्षा चाहते थे। यह दीवार मोटी है तथा पत्थर और ईंट दोनों से मिलाकर बनाई गई है। यहाँ पर पीने का पानी छनकर शुद्ध रूप में मिले ऐसी व्यवस्था की गई थी। यानी कि उस ज़माने के जो लोग थे स्वास्थ्य को लेकर काफ़ी वो देखा जाए तो काफ़ी वो आगे थे, बहुत विचार करते थे उसके बारे में। जिस तरह की व्यवस्था आज आधुनिक युग में भी हम नहीं कर सके हैं। पानी के शुद्धिकरण की उनकी व्यवस्था जो थी सचमुच में बहुत ही अद्भुत थी क्योंकि सामान्य यंत्रों का उपयोग करके उन्होंने इतनी बढ़िया व्यवस्था की थी कि पानी का शुद्धिकरण अच्छी तरह से हो सके। तो इस तरह हमने धोलावीरा की बात की। अब बात करते हैं दोस्तों हम लोथल की। यह भी गुजरात में आया हुआ एक पुरातत्व नगर, प्राचीन नगर का एक हिस्सा है। ये भी काफ़ी अच्छा है। देखिए यह चित्र दिया गया है, ये एक काल्पनिक चित्र है कि उस ज़माने में ये लोथल इस तरह से होता होगा और ख़ास करके ऐसा माना जाता है कि समुद्र जो था वो लोथल तक था पहले, जो आज काफ़ी दूर चला गया है। तो लोथल अहमदाबाद जिला के धोलका तहसील में है। लोथल धोलका तहसील के भोगावो और साबरमती नदियों के बीच का प्रदेश है। खंभात की खाड़ी से ये 18 किलोमीटर की दूरी पर, यानी कि यहाँ से समुद्र जो 18 किलोमीटर दूर चला गया है वो पहले यहाँ तक हुआ करता था। क्योंकि यहाँ पर जब खुदाई की गई तो कई जगह से लंगर प्राप्त हुए हैं और ये लंगर हमेशा समुद्र किनारे के इलाकों में ही प्राप्त होते हैं। तो वहाँ से मानव बस्ती के 3 स्तर मिले हैं। नगर के पूर्वी किनारे निचले भाग में ज्वार के समय जहाज को लंगर डालने के लिए बड़ा बंदरगाह यानी डॉकयार्ड बनाया गया था। यह लोथल की विशेषता है। यह बंदरगाहों में कोठार, दुकान, आयात निर्यात के प्रमाण भी मिले हुए हैं। लोथल उस समय भारत का एक समुद्र बंदरगाह होगा ऐसा भी कहा जाता है क्योंकि काफ़ी कुछ यहाँ पर दुकानें, बंदरगाह, कोठार, आयात निर्यात की जो चीज़ें हुआ करती थी इन सभी को मद्देनज़र ध्यान में रखते हुए कह सकते हैं एक ज़माने का ये बहुत ही महत्वपूर्ण बंदरगाह रहा होगा। यह बात गुजरात को एक गौरवान्वित करने वाली है। लोथल गुजरात को ही नहीं बल्कि भारत के इतिहास को भी गौरव प्रदान करता है। आगे देखते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं हम यहाँ पर मौर्यकालीन कला की। यानी कि भारत के प्राचीन इतिहास में एक मौर्य काल हो चुका है। उस मौर्य काल के दौरान क्या क्या चीज़ें हुई उनकी यहाँ हमें बात करनी है। तो पहले हम बात करते हैं स्तूप। ये स्तूप क्या है दोस्तों? तो ये स्तूप एक प्रकार की खास प्रकार की रचना है। आइए देखते हैं। तो इसमें क्या होता है? तो इसमें भगवान बुद्ध का आपने नाम सुना होगा। तो भगवान बुद्ध की जब मृत्यु हुई थी, जब उनका अवसान हुआ था, तब उनके जो देहावशेष का मतलब होता है बाल, नाखून, अस्थियाँ, राख इत्यादि,
को बहुत भागों में बांट दिया गया था और उसमें थोड़ा थोड़ा सा लेकर एक बक्से में रखकर उसको चारों तरफ से अंडा आकार देकर चुनवाया जाता था। इस अंडाकार रचना को हम स्तूप कहते हैं। देखिए यहाँ पर भगवान बुद्ध के देहावशेषों को एक पात्र में रखकर उसके ऊपर अर्धगोलाकार का मतलब अंडाकार की बात की गई है, अर्धगोलाकार टीले जैसी रचना की जाती है, उसे स्तूप कहते हैं। खास करके जो ये स्तूप होता है वो अर्धगोलाकार अथवा तो अंडा आकार होता है। खास करके ज़्यादातर तो ये अंडा आकार में ही देखने को मिलता है। तो ऐसे ही काफ़ी जो स्तूपों का निर्माण था वो मौर्य काल के दौरान हुआ था, क्योंकि मौर्य काल के जो शासक थे वो भगवान बुद्ध को ज़्यादा मानते थे और उनके ही शासनकाल में इनकी मृत्यु हुई थी। इसके लिए कई जगह पर इस तरह के स्तूपों का निर्माण करवाया गया। तो मौर्यकालीन कला के बात की जाए तो 5 जो स्तूप थे वो बहुत ही प्रसिद्ध हैं। पहला है सांची का स्तूप, जो आप चित्र में देख रहे हैं, ये आपका सांची का स्तूप है दोस्तों। दूसरा है सारनाथ का स्तूप, तीसरा है बैरत का स्तूप, चौथा नंदनगढ़ का स्तूप और 5वां गुजरात में आया हुआ देव की मोरी का स्तूप। ये 5 स्तूप अपने आप में बहुत ही प्रसिद्धि रखते हैं। इसके उपरांत चैत्य, विहार और मठ भी बनवाए गए हैं। चैत्य, विहार और मठ तीनों अलग अलग चीज़ें हैं, बराबर। मठ का मतलब होता है कि जहाँ पर जो ये बुद्ध साधु होते हैं हमेशा जहाँ रहते हैं उसे मठ कहते हैं। विहार का मतलब होता है कि जिनका आना जाना साधुओं का लगा रहता है, उनके रुकने की वगैरह की जगह होती है वो। चैत्य का मतलब कि जहाँ पर ये लोग अपना भगवान का पूजा पाठ इत्यादि करते हैं वो होता है। सम्राट अशोक का समय बौद्ध धर्म की शान शौकत और शिल्प के स्थापत्य का युग था, क्योंकि सम्राट अशोक के समय में बौद्ध धर्मों को लेकर काफ़ी कुछ निर्माण कार्य हुए और काफ़ी शिल्प स्थापत्यों का भी निर्माण हुआ था। तो स्थापत्य के क्षेत्र में बौद्ध धर्म में गुफा विहारों, चैत्यों का मतलब उपासना गृह जहाँ भगवान की पूजा होती है, और स्तूपों की अमूल्य जो भेंट है ये मौर्य काल में ही प्रदान की गई है। देखिए जब बात करते हैं यहाँ पर सांची के स्तूप के बारे में, तो मौर्य युग के निर्मित सांची का स्तूप कहाँ पर आया हुआ है? मध्य प्रदेश में। खास ध्यान रखिएगा दोस्तों, सांची का स्तूप कहाँ पर आया हुआ है? तो ये मध्य प्रदेश में आया हुआ है। सांची का असली स्तूप ईंटों से बना था। यह वर्तमान स्तूप से आधे कद का था, यानी छोटा था, और यह बौद्ध स्तूप स्थापत्य कला का अमूल्य उदाहरण है। आज भी हम इसे देख सकते हैं। आगे देखते हैं। अब हम जरा यहाँ पर स्तूप के बारे की, स्तूप जो रचना है उसके बारे में ब्यौरेवार यानी कि गहराई पूर्वक चर्चा करते हैं। तो देखिए स्तूप का एक भाग है जिसे हम कहते हैं हर्मिका। स्तूप के अंडाकार हिस्से के शीर्ष के चारों ओर लगी रेलिंग को हम हर्मिका कहते हैं। यह स्तूप को आवृत कर लेती है, ढक लेती है। देख सकते हैं आप, ये देखिए आप, ये जो दिख रही है इसे हम हर्मिका कहते हैं। ये दिख रही जाली जैसी आपको, ये है हर्मिका, बराबर। तो दोस्तों स्तूप के अंडाकार हिस्से के शीर्ष के चारों ओर, शीर्ष का मतलब ऊपर, चारों ओर लगी रेलिंग को हम हर्मिका कहते हैं। यह समग्र स्तूप को आवृत यानी कि ढक लेती है। अब आता है मेघी। स्तूप के चारों ओर बने वृत्ताकार रास्ते को मेघी कहते हैं, और इस मेघी का उपयोग परिक्रमा करने के लिए होता है। तो आप देख सकते हैं, ये जो देखिए इसके नीचे ये दिख रहा है आपको, बराबर, ये जो है, बराबर, ये आपकी है मेघी, बराबर। ये चारों बाजू स्तूप के है। तो स्तूप के चारों बने वृत्ताकार रास्ते को मेघी कहते हैं। इसका उपयोग स्तूप की परिक्रमा करने के लिए किया जाता है। अब प्रदक्षिणा पथ, यानी ये मेघी और स्तूप के बीच में जो रास्ता होता है गोल गोल, बराबर, चारों तरफ घिरा हुआ, तो मंदिर अथवा पूजा स्थल के चारों ओर बने वृत्ताकार रास्ते को प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। हमेशा पवित्र स्थल दाहिनी ओर, यानी कभी भी आप प्रदक्षिणा करें तो हमेशा दाईं ओर से शुरू करनी चाहिए, बराबर। अब आता है तोरण। तोरण अर्थात 2 स्तंभों के बीच सीधा पट या कमान के आकार में पत्थर आड़ा रखकर किया गया सुंदर स्थापत्य। तोरण के नीचे से होकर श्रद्धालुओं का समुदाय प्रवेश करता है। समुदाय का मतलब जितने भी श्रद्धालु हैं वो इस तोरण के नीचे से ही प्रवेश करते हैं। ये मैं दिखाता हूँ आपको, ये तोरण कहाँ होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये दिख रहा है आपको, ये तोरण है। ये तो आड़ा पत्थर रखा हुआ है। कई बार तो क्या होता है कि वो धनुष आकार का इस तरह से दिया होता है, बराबर, तो वो भी क्या कहलाता है? वो भी कहलाता है तोरण। तो तोरण कई बार 2 स्तंभों के बीच में आड़ा पत्थर रख के बनाया जाता है, कई बार उसको कमान आकार भी दिया जाता है। अब देखते हैं दोस्तों स्तंभ लेख की कला। ये स्तंभ क्या होता है? तो ये स्तंभ लेख की कला का जो भी परिचय जब बात करें तो इसकी शुरुआत करवाने वाले थे सम्राट अशोक, क्योंकि जूनागढ़ में उन्होंने उनकी जो ऐसी एक धर्माज्ञा दी हुई है
तो सम्राट अशोक क्या करते थे, ये अपने समय में जो भी धर्म के आदेश थे, धर्म के जो नियम थे, राज्य के जो नियम थे, उन सभी नियमों को ये बड़े बड़े पत्थरों पर खुदवाया करते थे। तो खास करके बड़े बड़े पत्थर कौन से, तो जो स्तंभ के रूप में हो, बड़े बड़े जो स्तंभ उनके राज्य में, राजमहलों में या सभा कक्षों में होते थे, उन बड़े बड़े स्तंभों पर ये ऐसी धर्माज्ञा या नियमों को खुदवाते थे। तो इस कला को स्तंभ लेख की कला कहा जाता है। यानी इसकी शुरुआत करने वाले कौन थे, सम्राट अशोक थे। ये आपको किताब में इसके बारे में मिलेगा नहीं। सम्राट अशोक के स्तंभ लेख शिल्पकला के उत्तम नमूने हैं। ये स्तंभ लेख एक ही प्रकार को तराश कर बनाए जाते थे, फिर इसको घिस घिस कर इतना चमकीला बनाया जाता था कि आप दूर से अगर देखो तो आपको लगेगा ही नहीं कि ये पत्थर का बना हुआ है। आपको इसकी चमक देखकर ऐसा लगेगा कि ये संपूर्णतः धातु से बना होगा। ऐसे स्तंभ अंबाला, मेरठ, इलाहाबाद, बिहार के लोरिया के पास नंदनगढ़, सांची, काशी, पटना, बुद्ध गया, बोधि वृक्ष के पास बनाए गए हैं। और ये सारे के सारे जो स्तंभ लेख हैं वो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। ब्राह्मी लिपि बराबर, देवनागरी लिपि बराबर, पांडुलिपि, ऐसी अलग अलग लिपियाँ होती थी, पर स्तंभ लेख की जितनी भी कला है उस पर अधिकांश जो लेख हैं वो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। खास ध्यान रखिएगा दोस्तों इस बात का। देखिए यहाँ पर स्तंभ लेख, सम्राट अशोक के स्तंभ लेख शिल्पकला के उत्तम नमूने हैं। ये स्तंभ एक ही पत्थर को तराश कर बनाए जाते थे। तो इसको इतना चमकीला बनाया जाता था कि ऐसे स्तंभ अंबाला, मेरठ, इलाहाबाद, बिहार के लोरिया के पास, सांची, काशी, पटना, बुद्ध गया के पास बोधि वृक्ष में आए हुए हैं, ब्राह्मी लिपि में लिखे जाते थे। आइए आगे देखते हैं सारनाथ का स्तंभ। सारनाथ का स्तंभ भारत की शिल्पकला का श्रेष्ठ नमूना है। स्तंभ कला में सबसे बढ़िया ये माना जाता है। इस स्तंभ के शिखर पर यानी कि सबसे चोटी पर 4 सिंहों की आकृति है। आप यहाँ पर जो चित्र देख रहे हैं उसमें 3 सिंह आपको दिखाई दे रहे हैं, एक सिंह पीछे की ओर है। यह धर्मचक्र की विजय बताता है, इसलिए इसे धर्मचक्र कहते हैं। इसके उपरांत इसमें हाथी, घोड़े और बैल की शिल्पाकृति है। दोस्तों एग्जाम में कई बार आता है कि सारनाथ का जो स्तंभ है उसमें कौन कौन से प्राणियों की शिल्पाकृति है, तो ध्यान रखिएगा, हाथी, घोड़ा और बैल। स्वतंत्र भारत के राष्ट्रध्वज यानी जो हमारा तिरंगा है उसमें भी इस चक्र को स्थान दिया गया है। दुनिया के सर्वोत्तम शिल्पकृतियों में, इन दुनिया में जितनी भी अच्छी अच्छी शिल्पाकृतियाँ हैं उसमें से यह एक अच्छा नमूना माना जाता है। तो दोस्तों आज के भाग में हम इतना रखेंगे।